हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं केरल के राज्य दर्शन के बारे में पढ़ाया था। अब इस हफ्ते आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन। दोस्तों, ये राज्य दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राज्य दर्शन की हम बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें उस राज्य की हमें एक ही वीडियो में मिल जाती है। इसलिए आपको राज्य दर्शन पे जरूर ध्यान देने हैं। दोस्तों, एक्चुअली हम लोग इस समय कुछ व्यस्त हैं, कुछ जरूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से आपको 2 वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो कुछ दिनों तक, यानी 4 से 6 दिनों तक आपको एक वीडियो मिलेगी दिन में। बाकी फिर अपना रूटीन जैसे था 2 वीडियो का, वैसे आपको रेगुलर मिलता रहेगा। फिलहाल बात करते हैं मध्य प्रदेश के राज्य दर्शन पर। तो आइए देखिए, कुछ चीजें पहले कॉमन होती हैं, क्योंकि हर राज्य की वो होती हैं तो वो बताना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं राजधानी। आप देखेंगे तो इसकी राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। तो राजधानी सबको जनरली याद रहता है, तो भोपाल याद रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आप जानते हैं उनको, तो ये भी याद रखिए। मुख्यमंत्री गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल जी हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की भी हैं और यहाँ की भी हैं, तो दोनों आप याद रखें। उसी तरह राज्यसभा सीट की बात करें तो 11, लोकसभा सीट 29 और विधानसभा सीट 230। तो आपको 11, 29, 230 याद रखने हैं। ये नंबर रख जाने चाहिए, 11, 29, 230, 11, 29, 230। तो 11, 29, 230 से क्या होगा? राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29 और विधानसभा सीट 230। अब आइए, तो एक्चुअली निर्माण सबसे पहले किसी राज्य का बताना चाहिए। मैंने बाद में लिखे हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज से मतलब है। तो जो निर्माण हुआ है इसका, यानी मध्य प्रदेश का, ये 1 नवंबर 1956 में इसका निर्माण हुआ है। कब? 1 नवंबर 1956। ठीक। बाकी आपको राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीट 230, ये सारी बात हो गई। अब बात करते हैं हाई कोर्ट। तो यहाँ का हाई कोर्ट दोस्तों जबलपुर में है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भोपाल को न मारिएगा, क्योंकि यहाँ का जो हाई कोर्ट है वह जबलपुर में है, इस बात को याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं, आप जबलपुर देखेंगे तो आप जानते हैं किस नदी के तट पर, क्योंकि नदी के तट जब मैं शहर पढ़ाया था तो आप जानते हैं कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो भी याद रखना आपको। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, देखिए जबलपुर हाई कोर्ट है, तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो आप कहेंगे मोहम्मद रफीक हैं। कौन है? मोहम्मद रफीक। तो याद रखना, मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक है। आगे आइए, राज्यपक्षी। हालांकि राज्यपक्षी वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना है राज्यपक्षी दूधराज या शाह बुलबुल। और उसी तरह राज्य पशु की बात करें, ठीक है, तो बारहसिंगा को याद रखें कि यह जो है बारहसिंगा यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, यूनेस्को में शामिल कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आपको याद रखना है। देखिए, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के बारे में कुछ मैं बता दे रहा हूं डिटेल, थोड़ा सा आप सुन लें। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। यह फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जिसके यानी पेरिस की बात करें तो सीन नदी के किनारे स्थित है, जहां पे आप सुने होंगे एफिल टावर वगैरह है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इतिहास के दृष्टिकोण से। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने बताया कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। और वहां कौन सा टावर है? तो एफिल टावर है। अब देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद होना चाहिए। क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो हुई है वह 1945 में हुई है। वैसे इसका सदस्य भारत कब बना है? तो आप देखेंगे तो इसका सदस्य भारत जब बना है तो वह टाइम है 1946। 1945 में इसकी स्थापना हुई, 1946 में भारत इसका सदस्य बन जाता है यूनेस्को का। और इस समय इसके तत्काल में आप देखेंगे तो आंद्रे अजोले करके एक पर्सन है, वह इसके अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। हालांकि ये सब डिटेल मैं इसलिए बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आते हैं। आइए बात करते हैं यूनेस्को में शामिल स्मारक। तो
खजुराहो की जब बात करते हैं दोस्तों, तो ये खजुराहो का मंदिर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और खजुराहो का मंदिर की बात करते हैं तो इसको यूनेस्को में 1986 में 1986 में शामिल किया गया था। और यह जो मंदिर है इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आप देखेंगे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों का ये जो है कि यहाँ पे मूर्तियाँ यानी मंदिर मिलता है। और आप देखेंगे तो यह किस जो हमारा मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो पड़ता है। और निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण भी पूछ चुका है कि कौन करवाया है, तो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया है। चंदेल डायनेस्टी के बारे में आप जब मैं पढ़ाऊंगा इतिहास तो बताऊंगा, तो उसी चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया। इस बात को ध्यान रखिए। और इसका निर्माण जो है आप देखेंगे तो पंचायतन शैली, कहीं कहीं बेसर शैली मिलता है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है कि जो पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए तो बात करते हैं सांची का बौद्ध स्तूप। सांची का बौद्ध स्तूप आप जानते हैं अशोक द्वारा यानी सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाया गया था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बौद्ध स्तूप जो है 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कब? तो 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यानी यूनेस्को के सूची में। ठीक है, और ये रायसेन जिला में पड़ता है सांची का बौद्ध स्तूप। दोस्तों बौद्ध स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, उनका कई जगह स्तूप आप जैसे बनारस में देखेंगे तो बनारस में भी धामे की स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, इस तरह से स्तूप है। तो स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वह सांची का स्तूप है और यह सबसे बड़ा है, इस बात को भी याद रखना। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है, 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ और यह रायसेन जिला में है। निर्माण कौन कराया था? सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सुने होंगे, उसका बेटा था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, मैं बिंबिसार नहीं बोला, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा है अशोक। तो इस बात में भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं कि यह एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया, तो अशोक। और अशोक ने ही निर्माण किया है सांची के बौद्ध स्तूप का। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बातें हो गई। अब आगे आते हैं, बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा है, ये पूरा नाम भीमबेटका की गुफाएं, आप सुने होंगे, बहुत पुरानी है ये। और 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। और ये रायसेन जिला में है। दोस्तों रायसेन जिला की बात आती है तो आप जानते हैं कि रायसेन जो है ऐसे भी प्रसिद्ध है, आप पढ़े होंगे कि पहाड़ियों के बारे में। तो रायसेन को जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा रायसेन क्यों महत्वपूर्ण है। बस आपको इतना ही रखना है कि भीमबेटका की गुफा को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, 2003 में, और किस जिला में है, तो रायसेन जिला में है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क के बारे में। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हैं, पर मैं आपको जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये महत्वपूर्ण 10 हैं, जिसमें से 10 में से आपको जो मेन है वही याद करना है। तो कौन कौन से हैं? और वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे तो 25 है, लेकिन इनको नहीं, आपको सिर्फ नेशनल पार्क पे फोकस करना है जो आते हैं नेशनल पार्क। आइए तो पहला देखते हैं बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, माधव। ये कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए फिर से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उसी तरह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इन बातों को भी याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बने। कान्हा के बारे में बहुत बार आया है, पन्ना के बारे में आया है, बांधवगढ़ के बारे में। देखिए एक बांधवगढ़ है, एक बांदीपुर है। बांदीपुर कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको हो गए होंगे। अब आगे आ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां। देखिए जनजाति के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जनजाति भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं गोंड। तो गोंड जनजाति का आप नाम सुने होंगे क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में गोंड जनजाति है। भील जनजाति, बैगा और कोल जनजाति, ये जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब देखिए बहुत लोग दिमाग में ये लगा लेंगे कि यार ये जनजातियां अदर भी तो राज्य में पाई जाती हैं, लेकिन जहां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, हम उसी राज्य की मेन बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा और कोल ये जनजाति है। दोस्तों जो भील जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो आप कहेंगे भील।
और आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या भील जनजाति की ही है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। तो जब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, तवा, छिप्रा, केन, टोंस, माही इत्यादि नदियां कई हैं, लेकिन आपको नर्मदा के बारे में याद रखना है। ठीक है, नर्मदा। और दूसरा चंबल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेतवा भी इंपॉर्टेंट है, सोन नदी आप जानते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तवा और छिप्रा, छिप्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन बसा हुआ है जहां पे कुंभ मेला लगता है। केन, टोंस और माही इत्यादि नदियां हैं, क्योंकि माही को भी याद रखें क्योंकि माही एक ऐसी नदी है, आप जानते हैं कि भारत में एक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, उसको यह माही नदी 2 बार काटती है। मैं बताया था ना कि कर्क रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है, माही। और बताया था जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि अगर भूमध्य रेखा कहे तो कांगो जायरे नदी 2 बार काटती है, और अगर मकर रेखा कहे तो उसको लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। इस बात को याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और एक पॉइंट मैंने जो लिखा है विशेष करके क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, उस अमरकंटक की पहाड़ी से आप देखेंगे तो 3 नदियां निकलती हैं। आप देखेंगे तो जो नर्मदा नदी निकलती है वो चली आती है पश्चिम दिशा में, उसी तरह से पूर्व दिशा में चली जाती है सोन नदी, और एक नदी निकलती है इसी अमरकंटक से, जोहिला नदी। इसको भी याद रखना है कि जोहिला नदी कहां से निकलती है, तो आप देखेंगे अमरकंटक से मात्र 10 किलोमीटर, यानी अमरकंटक जो है उसी के 10 किलोमीटर दूरी से जोहिला निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल भी अमरकंटक ही माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा, सोन और जोहिला नदी ये निकलती हैं अमरकंटक से। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें हैं। अब आगे आते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये राज्य में बहुत सारी डिटेल है, पर आपको वही दे रहा हूं जो जरूरी है, जिसको पढ़ना है। बाकी कुछ चीजें छूटेंगी तो मैं बोल दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मंदिर के बारे में। तो मंदिर की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे खजुराहो का मंदिर, जो कि मैंने बताया था चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, और ये यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है। कंडरिया महादेव का मंदिर इसी खजुराहो के मंदिर में है, तो ये भी आप याद रखें। और दोस्तों एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। वैसे आप देखेंगे तो भारत में टोटल जो है, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है टोटल 12 हैं, जिसमें से जो मध्य प्रदेश में है उसको आपको याद रखना है कि जो ज्योतिर्लिंग मंदिर में 12 हैं उसमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन में है, यानी उज्जैन का मतलब मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। इस बात को आपको याद रखना है। और उज्जैन आप जानते हैं छिप्रा नदी के तट पर है, और यहाँ कुंभ मेला भी लगता है, और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए आपको उज्जैन याद हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति। दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों में आप देखेंगे तो बहुत हैं वहाँ के लोग, कई गायक भी हैं और कई लोग हैं, जैसे जो किशोर दा हैं, ये लोग भी वहाँ के ही रहने वाले हैं, लेकिन मैं सबको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में इन लोगों से क्वेश्चन बनते नहीं, तो जिनसे बन सकते हैं या बने हैं उन्हीं पर बात किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं पहला डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, क्योंकि इनसे तो पेपर में ये समझिए कि तय ही है क्वेश्चन बनना, इसलिए इनके बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। इनका जन्म आप जानते हैं 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। किनका? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे तो इनको जो भारत रत्न मिला है वह 1990 में भारत रत्न मिला है। इन्हीं के साथ में एक पर्सन और थे साउथ अफ्रीका के, आप जानते हैं उनको, वहां के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्हें भी मिला था। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि 1990 में बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला था। ठीक, और जन्म 14 अप्रैल 1891। अब बात करते हैं जो प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि BR अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों उनकी पुस्तकें हैं, वैसे पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो कई पुस्तकें उनकी हैं, लेकिन एक दो पुस्तकें जो आ चुकी हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। जातियों का अंत, यानी इसका ऐसे तो नहीं आया है जातियों का अंत, ये इंग्लिश में पूछता है पुस्तक, तो इंग्लिश में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
तो ये पूछेगा कि ये किसकी पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक है बी आर अम्बेडकर जी का। और उसी तरह से पाकिस्तान पर विचार, इसका भी इंग्लिश में आता है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर विचार यानी थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। उसी तरह से बात करते हैं मूल नायक, एक साप्ताहिक पत्रिका है जो किनकी है, तो आप कहेंगे मूल नायक साप्ताहिक पत्रिका ये बी आर अम्बेडकर जी का ही है। आगे बात करते हैं, एक पार्टी इनकी है जो कि बड़ी प्रसिद्ध पार्टी है, इससे भी आ चुका है कि बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड कौन सी पार्टी है, तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। कौन सा? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इस बात को भी आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पर्सन जो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। देखिए बाबा साहेब की अगर बात करेंगे ना तो आप दिन भर करते रह जाइए, बहुत कुछ है उनके बारे में, पर आपको उतना, अब राज्य दर्शन पढ़ा रहा हूं 30 मिनट में सब बताने हैं, तो ये डिटेलें जो जरूरी हैं वो मैंने बता दिया। और इनका आप देखेंगे हर टीचर इनका एक स्टेटमेंट हमेशा बोलता रहता है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए दोस्तों यह स्टेटमेंट भी बी आर अम्बेडकर जी का ही है। तो आइए बात करते हैं अब कि हम दूसरे पर्सन जो तानसेन है, तानसेन की बात करते हैं। तो जो तानसेन है दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। क्या? रामतनु पांडे। ये तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, मियाँ की उपाधि। और आप देखेंगे तो तानसेन एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे ध्रुपद गायन के। ध्रुपद गायन के कहा जाता है कि बहुत अच्छा, अगर पूछता है पेपर में कि ध्रुपद गायन के अच्छे कलाकार कौन थे जो अकबर के दरबार में रहते थे, तो आप कहेंगे वह है तानसेन, जो कि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखने। आप नवरत्न जानते हैं कि नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में, जिसमें से तानसेन है। और इसके अलावा जो है कि देखेंगे मुल्ला दो प्याजा है, रहीम खाने खाना है, इसी तरह से भगवान दास हैं, बहुत लोग हैं। फिलहाल ये सब बवाल नहीं आपको याद रखने, परेशान हो जाएंगे। अब आगे आइए बात करते हैं आगे वरामिहिर का। वरामिहिर का भी बहुत प्रमुख जो है इनका एक अपना नाम है, इसलिए इसको याद रखना है वरामिहिर जी को कि उज्जैन में जन्म इनका हुआ था, उज्जैन। और इनकी एक पुस्तक है दोस्त, कई बार आ चुका है, सूर्य सिद्धांतिका। तो बस ऐसे एक वन लाइनर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि सूर्य सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे वरामिहिर का। मैं बताऊंगा अभी कि वरामिहिर किसके दरबार में रहते थे, कैसे रहते थे, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल ये बातें आपको याद रखना है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कालिदास जी की बात करते हैं। कालिदास देखिए कितनी प्रमुख व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, और वो भी मैंने छाट काट के लिखे हैं, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पर्सन मिल जाएंगे आपको। तो बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास जो है इनकी ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, और इनका जो पुस्तक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये तो आपको रटा होगा क्योंकि ये पुस्तकें कई बार पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये दोनों आप देखेंगे तो नाटक हैं, और ये दोनों महाकाव्य हैं। आप देखेंगे ये दोनों तो हो गए नाटक ये वाले, और ये महाकाव्य है जिसमें रघुवंशम और कुमार संभवम है। उसी तरह से मेघदूतम और ऋतु संहार, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि तो कौन कौन सी है, तो मेघदूत, ऋतु संहार। लेकिन आपको ऐसे क्योंकि डिफरेंस करके नहीं पूछता, तो आपको चारों याद रखने हैं, पांचों छह जितने हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इसके बाद मेघदूतम, ऋतु संहार। ठीक है, ये चीजों को याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे बताया था, क्योंकि ये कई बार पूछता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये शब्द बड़ा ही अच्छा शब्द है, अचानक। क्योंकि आप हमेशा बोलते रहते हैं अपने जीवन में, अरे यार अचानक एक काम पड़ गया, अरे यार मैं तो अचानक गिर गया। तो अचानक शब्द आपको याद रखना है, इससे आपको बड़ा मदद मिलेगी। क्या? देखिए, अ का मतलब अश्वघोष, च का मतलब चरक, न का मतलब नागार्जुन। ये तीन पर्सन जो है पूछता है किसके दरबार में रहते थे, तो आपको बताना है राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क का नाम तो आपने सुना होगा। तो जो राजा कनिष्क है, कनिष्क के नाम से कैलेंडर भी आपने सुना होगा जो चलाया था कनिष्क ने, तो कनिष्क महत्वपूर्ण राजा है, और इसी कनिष्क राजा के दरबार में ये अश्वघोष, चरक और नागार्जुन रहते थे।
दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि नागार्जुन जो हैं इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आप सोचते होंगे कि भारत का आइंस्टीन क्यों कहा जाता है। देखेंगे तो भारत का आइंस्टीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आइंस्टीन जो है, मेन आइंस्टीन, उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को बताया था। और सापेक्षता के सिद्धांत को बताने की वजह से, देखिए सापेक्षता के सिद्धांत को कौन बताया था? आइंस्टीन साहब। लेकिन नागार्जुन साहब उनसे पहले ही बता चुके हैं। तो अपने भारतीय भी कमाल के रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इनकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। और उस माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन ने सापेक्षता को सिद्धांत को पहले ही बता दिया था। इसीलिए हमारे नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। ठीक है, तो भारत का आइंस्टीन उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को आइंस्टीन से पहले ही बता दिया था। किस पुस्तक में? तो आप कहेंगे माध्यमिक सूत्र में। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये बातें याद होनी चाहिए। अचानक अश्वघोष चरक नागार्जुन, अचानक अश्वघोष चरक नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों, एक राजा और है जिसको विक्रमादित्य की उपाधि थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। तो मैंने कहा कि छोटे छोटे जो शब्द हैं ये मैं बता दूं, क्योंकि कालिदास आ गए थे, वरामिहिर आ गए थे, तो बतानी मेरी मजबूरी थी कि इनके बारे में बताना भी जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसका उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का ये या चंद्रगुप्त द्वितीय का ये बात एक ही है। इनके दरबार में कौन कौन रहता था? तो आपको याद रखना है, कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी और छपड़क। ये पर्सन यानी कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी और छपड़क किसके दरबार में रहते थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। ठीक है, तो कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी और छपड़क ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, अब आगे आइए बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों में। अब एक आ गई लता मंगेशकर जी। ये इनको आप जानते हैं कि लता मंगेशकर कितनी इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे तो इनका जन्म जो है 1929 में इंदौर में हुआ था और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2001 में। वैसे दोस्तों एक बार क्वेश्चन बना था कि वह भारत की कौन सी गायिका हैं जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न मिला है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि लता मंगेशकर जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है आप सुने होंगे एक नाम सुब्बा लक्ष्मी जी का, उनको सबसे पहले मिला था। ठीक है, गायिका के क्षेत्र में। और इनकी जो उपाधि है, इनको कई नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक कम से कम आप याद रखें, क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से इनको जाना जाता है, लता मंगेशकर जी को। ये आप जानते हैं कि कितना अच्छा अच्छा गाना इन्होंने जो है गाए हैं, और कई गाने जो है कि आपके जेहन में भी होगा इनका। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं नीचे। तो पहले मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के। तो पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी रहे हैं। ठीक है, रविशंकर शुक्ला। और अब राज्यपाल की बात करेंगे तो पहले राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के वो पट्टाभी सीतारमैया जी रहे हैं। देखिए पट्टाभी सीतारमैया जी बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टिकोण से। आप जब मैं पढ़ाऊंगा इतिहास तो आप बताऊंगा कि जब 1939 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, वैसे तो 38 में हुआ था, लेकिन ये लड़ाई 39 तक भी चली थी। तो इसलिए 38 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें आप देखेंगे तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं और पट्टाभी सीतारमैया के बीच कुछ मतभेद भी हुए थे, क्योंकि गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को ही एक तरह से जो राष्ट्रीय नेशनल इंडियन कांग्रेस है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाना था। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा इतिहास तब। हालांकि आप थोड़ा सुने रहेंगे तो आपको हो सकता है ध्यान में रहे। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं। आप जानते हैं कि आज के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जैसे पर्सन होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको भी आप याद रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है और यह ग्वालियर 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर 1926 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब बात करते हैं तो देखिए 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, और आप बात करेंगे तो भारत रत्न इन्हें मिल चुका है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और यह मिला है 2015 में। और इनकी कविताएं हैं दोस्तों, कविता है मेरी 51 कविताएं के नाम से इनकी एक कविता है, मेरी 51 कविताएं।
वैसे इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। ये सारी बातें जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित हैं। और जन्म इनका याद रखें कि ग्वालियर में हुआ था, 25 दिसंबर 1926 में हुआ था, ठीक है। और भारत रत्न कब मिला, ये भारत रत्न वाला पूछ सकता है 2015 में, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ चीज़ें देखिए, मैं जब पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें होती क्या हैं दोस्तों, ये चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। छूट क्यों जाती हैं, क्योंकि डिटेल सारे एक जगह करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बोल दे रहा हूं, उसे आप याद रखें। जैसे आप जानते हैं कुछ किला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कुछ पर्यटन स्थान भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के, तो आपको मैं बोल दे रहा हूं, वो सारी चीजें आपको याद रखना है। आप देखेंगे तो ताज उल मस्जिद भी है, मध्य प्रदेश में ही है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ताज उल मस्जिद कहाँ है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वैसे देखेंगे आप तो धुआंधार जलप्रपात है, वह कहाँ है, तो आप कहेंगे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, क्योंकि नर्मदा नदी मैं बताया था बहुत महत्वपूर्ण अमरकंटक से निकलती है, तो धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसी तरह ओमकालेश्वर बांध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओमकालेश्वर बांध, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे एक योजना बनाई जा रही है, आप देखेंगे तो बहुत बड़ी योजना है सोलर पावर प्लांट का, ठीक है। तो यानी तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट का बहुत बड़ा एक जो है योजना बनाई जा रही है, जो ओमकालेश्वर डैम पे ही है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे तो पंचमढ़ी करके एक स्थान है जो कि मध्य प्रदेश में है, बहुत प्रसिद्ध है। देखिए पंचमढ़ी और पंचमहल में फर्क है। पंचमहल कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर बनवाया था, और पंचमढ़ी जो है ये स्थान कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। उसी तरह से आप देखेंगे तो कई सारे किले हैं, आपको किला भी याद रखना है। जैसे आप जानते हैं तो मांडू का किला और इसके बाद ग्वालियर का किला, ये भी प्रसिद्ध है, ग्वालियर का किला और मांडू का किला, तो ये दो किला भी यहाँ मध्य प्रदेश में ही हैं। और आप देखेंगे तो निवाड़ी मिर्च करके है, वो जीआई टैग है, निवाड़ी यानी निवाड़ी मिर्च जो है उसको या कहाँ ऐसे पूछेगा, देखिए दोस्तों कि जो निवाड़ी मिर्च है वह मध्य प्रदेश की है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और ये जीआई टैग मैंने बताया था आपको कि जो जीआई टैग मिलता है वह 10 सालों के लिए मिलता है, और इसका अधिनियम 1999 का है। तो अधिनियम 1999 10 सालों के लिए, और किसको मिला है मध्य प्रदेश के, तो निवाड़ी मिर्च को मिला है, क्या, तो जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब मैंने बताया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और दोस्तों एक स्थान और है जो कि महत्वपूर्ण है, देवास। दोस्तों तो देवास की बात करते हैं, क्योंकि देवास भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मध्य प्रदेश का। देवास में आप देखेंगे तो नोट मुद्रालय है, यानी आप देखेंगे तो बैंक नोट मुद्रालय कहाँ स्थित है, अगर पूछ सकता है कि बैंक नोट मुद्रालय कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे देवास में। तो देवास को भी आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। अगर कुछ चीजें मान लीजिए इक्का दुक्का छूट गई हैं, तो उस चीज़ों को आप खुद स्टडी करें, क्योंकि अपने से भी स्टडी करेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होता है। इसलिए बाकी जो मेन चीज़ था मैंने राज्य दर्शन में आपको, यानी मध्य प्रदेश के राज्य दर्शन में आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।